है जो कि अथॉरिटी सोचता है कि पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ है, अगेंस्ट है, इसे डिस्क्लोज करने से पब्लिक इंटरेस्ट को इफेक्ट होगा, तो अथॉरिटी ऐसे फैक्ट को डिस्क्लोज नहीं भी कर सकती। ठीक है, नेक्स्ट क्या बताता है कि क्लॉज 7 बताता है कि जो पार्लियामेंट है वो लॉ के द्वारा ये प्रेस्क्राइब कर सकती है कि किस कंडीशन, किस सर्कमस्टांस में और कौन से केसेस में पर्सन को 3 महीने से ज्यादा डिटेन किया जा सकता है। 3 महीने का जो टाइम है वो हमने ऊपर देखा कि ये प्रिस्क्राइब है, लेकिन पार्लियामेंट कोई लॉ बना के ये बता सकता है कौन कौन से ऐसे सिचुएशंस है या कौन कौन से ऐसे केसेस हैं जहाँ 3 महीने से ज्यादा आपको प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा जा सकता है बिना एडवाइजरी बोर्ड की ओपिनियन लेने की जरूरत नहीं है। साथ ही साथ पार्लियामेंट किसी लॉ से ये भी बता सकता है कि मैक्सिमम पीरियड क्या होगा जिसमें एक पर्सन को डिटेन किया जा सकता है किसी भी लॉ के अंदर, जो कि प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में है। और लास्ट ये लॉ के द्वारा ये भी बता सकते हैं कि जो एडवाइजरी बोर्ड है वो प्रोसीजर कौन सा फॉलो करेगी। तो इस आर्टिकल 22 में हमने 2 बातें पढ़ी। पहले तो 4 राइट्स पढ़ी और दूसरी हमने प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में पढ़ा। अब आ जाते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में। इसमें 2 आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 23 एंड आर्टिकल नंबर 24। ये बोलता है आर्टिकल नंबर 23 कि ह्यूमन बीइंग में जो ट्रैफिक है उसका प्रोहिबिशन होना चाहिए। और किस चीज का प्रोहिबिशन होना चाहिए? फोर्स लेबर का। तो यही कहा गया है, ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग में जो ये खरीद फरोख्त होती है। और बेगार मतलब ऐसे काम जिनके लिए आपको कोई भी वेजेस नहीं मिलते, या इसी तरीके की कोई भी फोर्स लेबर प्रोहिबिटेड है, यानी मना है। और अगर इस बात का किसी ने उल्लंघन किया तो वो एक ऑफेंस होगा और इसे लॉ के द्वारा पनिश किया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा एक एक्सेप्शन दिया है इसका कि इस आर्टिकल में जो लिखा हुआ है वो स्टेट को इस बात से नहीं रोकेगी कि वो किसी पब्लिक पर्पस के लिए कोई कंपल्सरी सर्विस लगा दे। यानी अगर कोई कंपल्सरी सर्विस स्टेट लगाती है किसी पब्लिक पर्पस के लिए तो उसे हम फोर्स लेबर में नहीं कहेंगे और वो प्रोहिबिटेड नहीं है। और बस एक कंडीशन है कि ये सर्विस जब इम्पोज कर रहे हो तो कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो, किसी भी धर्म, है ना, रिलीजन, रेस, कास्ट या क्लास या किसी और के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन ना हो। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 24। ये बात करता है कि जो इन चिल्ड्रंस का एम्प्लॉयमेंट होता है फैक्ट्रीज में, उन पे प्रोहिबिशन लगे। तो कौन से चिल्ड्रन का? नो चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स। 14 ईयर्स से नीचे के चिल्ड्रन को फैक्ट्रीज में, माइंस में या किसी भी हजार्डस एम्प्लॉयमेंट में, यानी जो जान का जोखिम जिस एम्प्लॉयमेंट में रहता है, वहां पे नहीं लगाया जा सकता। अब हम आ जाते हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। इसमें आर्टिकल नंबर 25 से लेके आर्टिकल नंबर 28 तक कवर्ड है। आर्टिकल 25 क्या बोलता है? आर्टिकल 25 बोलता है फ्रीडम ऑफ कॉन्शियसनेस, फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस, प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन। यानी आप अपने रिलीजन को मानो मन में, उसको बाहर लोगों के सामने जाहिर करो, उससे रिलेटेड प्रैक्टिस करो या उसका प्रचार करो, ये सब आपकी फ्रीडम है। लेकिन इस पे कुछ रेस्ट्रिक्शन है। क्या रेस्ट्रिक्शन है? देखिए, सब्जेक्ट टू मतलब इनके अधीन। किसके अधीन? पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ एंड अदर प्रोविजन ऑफ दिस पार्ट। तो जो 25 आर्टिकल है, इस पे कौन कौन से रेस्ट्रिक्शन लगे हैं? पहला लगा है पब्लिक ऑर्डर, दूसरा लगा है मोरालिटी, तीसरा है हेल्थ और लास्ट है अदर प्रोविजन, जो भी इस पार्ट के हैं, यानी पार्ट 3 के हैं। ठीक है, तो इन सब के अधीन रहते हुए ऑल पर्सन, यानी सबको, सिटीजन नॉन सिटीजन दोनों, उन सबको फ्रीडम ऑफ कॉन्शियसनेस और राइट टू फ्रीली प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट रिलीजन है। ठीक है, अब ये जो राइट टू रिलीजन है, इस पे सवाल आता है
कि क्या सारे जितनी भी हमारे रिलीजन के प्रैक्टिस है वो प्रोटेक्टेड? नहीं, जो एसेंशियल प्रैक्टिस है वही प्रोटेक्टेड है। ठीक है, एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस। नेक्स्ट सेकेंड क्लास कहता है कि इस आर्टिकल में जो भी लिखा है वो किसी ऐसे लॉ जो कि एग्जिस्टिंग लॉ है या फिर स्टेट को कोई ऐसा लॉ बनाने से रोकेगा नहीं। किस प्रकार के लॉ? वैसे लॉ जो रेगुलेट करते हैं या फिर रेस्ट्रिक्ट करते हैं, यानी या तो प्रतिबंधित करते हैं या तो उसको नियमित करते हैं कोई भी इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, पॉलिटिकल या फिर अदर सेकुलर एक्टिविटी जो कि रिलीजियस प्रैक्टिस से एसोसिएटेड है। मतलब एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस के अलावा जितने भी इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, पॉलिटिकल और जितने भी सेकुलर एक्टिविटी है उस पे स्टेट लॉ बना सकती है। आगे ये एक ऐसा लॉ भी बना सकती है जिसमें सोशल वेलफेयर की बात हो, रिफॉर्म की बात हो, या फिर कोई ऐसा लॉ जिससे जो हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूट है जो कि पब्लिक कैरेक्टर का है, यानी किसी का प्राइवेट नहीं है, जैसे मंदिर होता है सबका है, तो उसे थ्रोइंग ओपन करने के लिए, यानी सबके लिए खुला छोड़ने के लिए, सारे क्लासेस के लिए, सारे सेक्शंस के लिए खुला छोड़ने के लिए ये लॉ बना सकते हैं। इसके अलावा एक्सप्लेनेशन क्या कहता है? एक्सप्लेनेशन कहता है कि जो किरपन का पहनना है या लेना है, जो किरपन होता है वो सिख रिलीजन के प्रोफेशन में इंक्लूड होगा। यानी ये जो किरपन लेना है ये सिख रिलीजन का एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है और ये एक उनका राइट है जो कि प्रोटेक्टेड है। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन टू बताता है कि जो रेफरेंस है हिंदू शब्द का, तो हिंदू में कौन कौन आएंगे? तो हिंदू में इंक्लूड करेंगे पर्सन जो सिख का प्रोफेशन कर रहे हैं, यानी सिख धर्म अपना रहे हैं, जैन और बुद्धिस्ट। और जहाँ भी हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूट आएगा वहाँ पे उसी अकॉर्डिंगली कंस्ट्रक्शन किया जाएगा। मतलब हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन मतलब उसमें सिख का भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन आ जाएगा, जैन का भी आ जाएगा और बुद्धिस्ट का भी आ जाएगा। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट में अगर कोई पूछे आपसे कि हिंदू में कौन कौन इंक्लूडेड है, तो हिंदू में इंक्लूडेड है सिख, जैन और बुद्धिस्ट। अब आ जाते हैं आर्टिकल 26 पे। आर्टिकल 26 बात करता है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। ये सेकंड रिलीजियस राइट है। ये सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ है। इसका मतलब 3 रेस्ट्रिक्शन है। पहला रेस्ट्रिक्शन पब्लिक ऑर्डर, दूसरा रेस्ट्रिक्शन मोरालिटी और तीसरा रेस्ट्रिक्शन हेल्थ। इन 3 रेस्ट्रिक्शन के तहत कोई भी रिलीजियस डिनोमिनेशन है, यानी कोई पंथ है ऐसा या उनका कोई सेक्शन है, उनके पास ये राइट होगा। कौन सा राइट होगा? कि वो इस्टेब्लिश और मेंटेन करे। ठीक है, यानी इस्टेब्लिश मतलब किसी चीज को स्थापित करना और मेंटेन करना। किस चीज को? किसी इंस्टीट्यूशन को जो कि रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पस के लिए बनाया गया हो। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा राइट है कि वो अपने अफेयर्स को जो कि रिलीजन से रिलेटेड है उनको मैनेज कर सकें। तीसरा राइट है कि वो किसी भी मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी, चल और अचल संपत्ति को ओन भी कर सकते हैं और एक्वायर भी कर सकते हैं, यानी उसके मालिक हो सकते हैं। और चौथा राइट है कि ये जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं जिन्हें ओन कर रहे हैं या एक्वायर कर रहे हैं, इसको लॉ के तहत एडमिनिस्टर कर सकते हैं, यानी इसमें डील कर सकते हैं जैसे, लेकिन लॉ के अकॉर्डिंग करना है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल नंबर 27। ये बात करता है फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्स फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। किसी भी एक पर्टिकुलर रिलीजन के प्रमोशन के लिए कोई अगर टैक्स देना है आपको, तो इससे आपको फ्रीडम है, यानी आपको देना नहीं पड़ेगा। कोई भी पर्सन, नो पर्सन, देखिए ये सारे जो रिलीजन के राइट है
ये सिटीजन्स को और नॉन सिटीजन्स को दोनों को अप्लाई होते हैं। तो कोई भी पर्सन को ये कंपेल नहीं किया जाएगा कि वो कोई ऐसा टैक्स दे जिस टैक्स का इस्तेमाल किस लिए हो रहा है, स्पेसिफिकली अप्रोप्रिएट किया जा रहा है वो टैक्स किसी ऐसे एक्सपेंस के लिए, किसी ऐसे खर्च के लिए जो कि कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन या रिलीजियस डिनोमिनेशन के प्रमोशन के लिए है या तो मेंटेनेंस के लिए है। इस तरीके के टैक्स देने से आपको फ्रीडम है। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 28। आर्टिकल 28 फ्रीडम के बारे में बात करता है। किससे फ्रीडम? अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन या रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। कोई ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जहाँ पे रिलीजियस इंस्ट्रक्शन हो रहे हैं या फिर कोई रिलीजियस वर्शिप हो रहा है, तो आप उसको अटेंड करने से फ्री है, यानी आप अटेंड करने के लिए बाध्य नहीं है। तो आर्टिकल 28 कहता है कि कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दिया जाएगा, ठीक है। नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शैल बी प्रोवाइडेड इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। कोई भी ऐसा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो कि पूर्णतः होली स्टेट के फंड से मेंटेन किया जा रहा है, वैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दिया जाएगा। दूसरा क्लॉज कहता है कि जो क्लॉज 1 में लिखा है ये बात ऊपर कि कहीं भी जो ऐसा इंस्टीट्यूट है जो स्टेट के द्वारा फंड दिया जा रहा है वहाँ रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दिया जाएगा, वैसे क्लॉज यहाँ नहीं अप्लाई होंगे जहाँ पे एक ऐसा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होगा जो कि स्टेट के द्वारा एडमिनिस्टर तो किया जा रहा है, लेकिन वो किसी इंडोमेंट या ट्रस्ट के अंडर इस्टेब्लिश किया गया है और उस ट्रस्ट में ये है कि आपको रिलीजियस इंस्ट्रक्शन देना है। तो चला स्टेट ही रही है, लेकिन इस्टेब्लिश कैसे हुआ है? एक ट्रस्ट के अंडर या फिर एक इंडोमेंट के अंदर जो कि कहता है कि रिलीजियस इंस्ट्रक्शन देना है। थर्ड जो क्लॉज है वो बात करता है कि कोई भी पर्सन जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट अटेंड कर रहा है, ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो कि स्टेट के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड हो या फिर स्टेट के द्वारा फंड एड रिसीव कर रहे हैं स्टेट फंड से, तो उनको किसी भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन में पार्ट लेने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, ठीक है। जो भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन उस इंस्टीट्यूट में दिए जा रहे हैं, कोई भी रिलीजियस वर्शिप वहाँ हो रहा है तो उसे अटेंड करने की जरूरत नहीं है, बाध्यता नहीं है, अनलेस जब तक उस पर्सन ने या फिर अगर वो पर्सन छोटा है, माइनर है, 18 साल से नीचे है, तो उसके जो गार्जियन है उन्होंने अपना कंसेंट ना दिया हो, सहमति। अगर आपने अपनी सहमति दी है कि हम इस रिलीजियस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे तब आप फॉलो करेंगे, नहीं तो अदरवाइज आपको फ्रीडम है कि आप फॉलो ना करिए। नेक्स्ट हम कल्चरल और एजुकेशनल राइट पे आते हैं, जिसमें पहला आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 29 जो कि बात करता है माइनॉरिटीज के इंटरेस्ट के प्रोटेक्शन के बारे में। ये कहता है कि कोई भी सेक्शन ऑफ सिटीजन, ठीक है, ये सिटीजन पे ही अप्लाई करता है जो इंडिया में रह रहे हैं या फिर कोई ऐसे सिटीजन का कोई पार्ट जिनकी एक अलग डिस्टिंक्ट लैंग्वेज है, स्क्रिप्ट है या कल्चर है। तो तीन चीज हो गया, या तो उनकी अलग लैंग्वेज है, या तो उनकी अलग स्क्रिप्ट है यानी राइटिंग है, या तो उनका अलग कल्चर है खुद का, तो उनको उसको कंजर्व करने का राइट होगा। दूसरा क्या कहता है कि किसी भी सिटीजन को किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में एडमिशन डिनाई नहीं किया जाएगा। ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो कि स्टेट के द्वारा मेंटेन किए जा रहे हैं या फिर स्टेट से फंड ले रहे हैं, सिर्फ इस ग्राउंड पे डिनाई नहीं किया जाएगा कि वो किसी पर्टिकुलर रिलीजन, रेस, कास्ट या लैंग्वेज का है। अब आ जाते हैं आर्टिकल नंबर 30 पे जो बात करता है राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। माइनॉरिटीज जितने हैं वो कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश कर सकते हैं और एडमिनिस्टर कर सकते हैं। जैसे कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक तरीके के माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, तो ये राइट यही आर्टिकल 30 से ही मिलता है। देखिए,
ऑल माइनॉरिटी, जितनी भी माइनॉरिटी हैं, चाहे वो रिलीजन के बेसिस पे माइनॉरिटी हो, चाहे वो लैंग्वेज के बेसिस पे माइनॉरिटी हो, यानी दो प्रकार के माइनॉरिटी हो गए, रिलीजन एंड लैंग्वेज। नेक्स्ट क्लॉज कहता है कि अगर ऐसा कोई लॉ बनाया जा रहा है जिसमें कंपल्सरी एक्विजिशन है उस प्रॉपर्टी का, जो कि एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, माइनॉरिटीज के द्वारा इस्टेब्लिश या एडमिनिस्टर किया हुआ, यानी कोई अगर माइनॉरिटी का एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है जो इस्टेब्लिश किया है और उसको सरकार को कंपल्सरी एक्विजिशन करना है और उसके लिए एक लॉ बनाया जा रहा है, तो उस लॉ को बनाते समय स्टेट क्या करेगी, या इंश्योर करेगी, यानी यह पक्का करेगी कि जो भी अमाउंट लॉ के द्वारा फिक्स किया गया है उस प्रॉपर्टी को एक्वायर करने के लिए, एक्विजिशन करने के लिए, लेने के लिए, तो वो ऐसा हो कि वो उनके राइट को कहीं से भी रेस्ट्रिक्ट ना करे, ना ही एब्रोगेट करे, यानी हटाए। इसका मतलब जो अमाउंट होना चाहिए वो इतना होना चाहिए कि उनके राइट को अफेक्ट ना करे, अमाउंट बहुत कम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्लॉज कहता है कि जब भी ग्रांट करना होगा एड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को, एड मतलब जितना भी जो सहायता है गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को, तो जब एड दिया जाएगा तब स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट, स्टेट डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। किसके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा? किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के खिलाफ, सिर्फ इस ग्राउंड यानी आधार पे कि वो किसी माइनॉरिटी के मैनेजमेंट के अंदर है। अब माइनॉरिटी किस प्रकार की, चाहे माइनॉरिटी बेस्ड हो रिलीजन पे या फिर लैंग्वेज पे, ठीक है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 21, ये बात करता है कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी की। ये 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से रिपील कर दिया गया, हटा दिया गया, ठीक है। और इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट का जो ईयर था वो है 1978, ध्यान रखिएगा। देखिए कल 22 दिसंबर को एक यूपीपीसीएस का पेपर हुआ था, तो उसमें एक क्वेश्चन यही आया था कि 42nd अमेंडमेंट का ईयर आपको मैच करना था, तो ईयर था 1976। तो 42nd के साथ साथ 44th भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है अमेंडमेंट, तो इसका ईयर याद रखना बहुत जरूरी है, 1978। अब चलते हैं आर्टिकल नंबर 31A। देखिए आर्टिकल नंबर 31A जोड़ा गया है फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। ये ध्यान रखने वाली बात है क्योंकि फंडामेंटल राइट का हर एक आर्टिकल आपके लिए जरूरी है। कब जोड़ा गया ये भी जरूरी है, तो पढ़ते हैं। ये बताता है कि जो लॉज हैं जो कि प्रोवाइड करते हैं, यानी जो लॉ जो बताते हैं किसके बारे में, एक्विजिशन ऑफ स्टेट एक्सेट्रा के बारे में, यानी किसी भी स्टेट मतलब कोई लैंड कोई एरिया का एक्विजिशन यानी उसको ले लेना सरकार के द्वारा, उससे रिलेटेड अगर कोई लॉ है तो उसको सेविंग की गई है। सेविंग मतलब उसे बचाया गया है। अब किससे बचाया गया है ये हम आर्टिकल में देखते हैं। तो सबसे पहले ये कह रहा है कि नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन आर्टिकल 13। तो आर्टिकल 13 में जो भी लिखा है उसके बावजूद, नॉट विथ स्टैंडिंग मतलब ये होने के बावजूद, यानी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई भी लॉ, नो लॉ प्रोवाइडिंग फॉर, कोई भी लॉ जो क्या बता रहा है, देखिए ए बी सी डी और इसके बाद ई, इन पांचों के बारे में जो लॉ बता रहे हैं वो कोई भी लॉ वॉइड नहीं होंगे, ठीक है। नो लॉ शैल बी डीम टू वॉइड ऑन द ग्राउंड, सिर्फ इस आधार पे कि वो इनकंसिस्टेंट है, यानी वो किसी चीज से मेल नहीं खाते, या फिर वो किसी राइट को जो कि आर्टिकल 14 और 19 के द्वारा दिया गया है उसे ले लेते हैं, टेक अवे कर लेते हैं या अब्रिज कर देते हैं। अब्रिज मतलब काटना। तो बेसिकली ये कहा गया है कि ये जो ए से लेके ई तक जितने भी लॉज हैं जिसमें इनके बारे में बात किया गया है, जितने भी लॉज हैं वो लॉज आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 के आधार पे चैलेंज नहीं किए जा सकते, यानी उनका जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता,
ठीक है, तो ये आपने समझा। एक बार फिर से बताते हैं कि जो भी ए से लेके ई तक जो क्राइटेरिया है, इनके अंतर्गत कोई लॉ है, अगर वो लॉ बनाया जाता है तो उसे आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 के आधार पे वॉइड नहीं करार कर सकते। ठीक है, इसीलिए कहा गया है नॉट विथस्टैंडिंग आर्टिकल 13 में जुडिशियल रिव्यू के बारे में दिया गया है। और जुडिशियल रिव्यू किसी का भी हो सकता है ना। अगर कोई भी फंडामेंटल राइट आपका इन्फ्रिंज हो रहा है तो आप आर्टिकल 13 आपको पावर देता है जुडिशियल रिव्यू की। लेकिन इसके होने के बावजूद आप इन सारे जो लॉज हैं इन्हें सिर्फ इन दोनों लॉज के आधार पे यानी आर्टिकल 14 और 19 के आधार पे वॉइड नहीं कह सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे लॉज को सेव किया गया है, बचाया गया है। तो अब देखते हैं कौन कौन से लॉज हैं। देखिए, पहला है स्टेट के द्वारा एक्विजिशन यानी ले लेना। क्या चीज ले लेना? कोई स्टेट को यानी कोई लैंड को या उसमें रखे किसी राइट को, एनी राइट देयर इन, या फिर ऐसे राइट्स का क्या करे, एक्सटिंग्विशमेंट कर दे यानी उसे खत्म कर दे, या फिर मॉडिफिकेशन कर दे यानी उसे चेंज कर दे। इसी तरीके से कोई प्रॉपर्टी का जो मैनेजमेंट है उसे सरकार टेक ओवर कर ले। ठीक है, कब के लिए? थोड़ा लिमिटेड पीरियड के लिए। क्यों? क्योंकि पब्लिक इंटरेस्ट है या फिर प्रॉपर मैनेजमेंट करना है उस प्रॉपर्टी का। इसके बाद तीसरा है दो या दो से अधिक कॉरपोरेशन जो है उनका एमैलगमेशन करना यानी मिला देना। क्यों? पब्लिक इंटरेस्ट में या फिर प्रॉपर मैनेजमेंट उस कॉरपोरेशन का हो पाए। चौथा है कोई राइट है किसका? मैनेजिंग एजेंट का या सेक्रेटरी का, ट्रेजरर का, इस तरीके के लोगों का, तो उनके राइट्स को एक्सटिंग्विश कर दे यानी खत्म कर दे या फिर मॉडिफाई कर दे। तो ये जितने लॉज हैं आपको मैं बता दूं कि आपको इसे याद रखने की जरूरत नहीं है। आपको बस इतना याद रखना है कि आर्टिकल 31A के कोई भी लॉ को आर्टिकल 14 और 19 के बेसिस पे चैलेंज नहीं किया जा सकता। अब नेक्स्ट बताता है कि प्रोवाइडेड क्या है। तो प्रोवाइडेड मतलब मैं हमेशा आपको बताया है मैंने कि ये एक्सेप्शन होता है। ठीक, तो अगर कोई ऐसा लॉ जो ऊपर हमने पढ़ा आर्टिकल 31A में, वो किसी स्टेट के लेजिस्लेचर द्वारा बनाया जाता है तो इस आर्टिकल के प्रोविजन नहीं अप्लाई करेंगे। ठीक है, यानी उसे चैलेंज किया जा सकता है अनलेस, जब तक, कब तक अप्लाई नहीं करेंगे? जब तक उस लॉ को पहले प्रेसिडेंट का कंसिडरेशन के लिए रिजर्व किया गया हो और उसके बाद उनकी एसेंट मिल गई हो। अगर स्टेट लॉ है और उसे प्रेसिडेंट का एसेंट मिल गया है तो उस पर आर्टिकल 31A अप्लाई होगा। और अगर एसेंट नहीं मिला है तो आर्टिकल 31A अप्लाई नहीं होगा। आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट ये बोलता है कि अगर कोई ऐसा लॉ, देखिए प्रोवाइडेड फर्दर है पहले, ये नेक्स्ट एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन नंबर 2। तो ये बोलता है कि अगर कोई ऐसा लॉ है, ठीक है, जो कोई ऐसा प्रोविजन बनाता है, उस प्रोविजन के द्वारा स्टेट किसी भी स्टेट का, स्टेट मतलब लैंड, कोई एरिया का एक्विजिशन करे, और जो लैंड जिसका एक्विजिशन करना है वो कोई एक ऐसे पर्सन का लैंड हो जो कि वो उसे पर्सनल कल्टीवेशन करता है, खुद की खेती करता है, तो स्टेट के लिए ये लॉफुल नहीं होगा कि उस लैंड को वो एक्वायर करे अगर वो सीलिंग लिमिट के अंदर है। ठीक है, तो अगर स्टेट एक्वायर नहीं कर सकती तो क्या करेगी? स्टेट तब एक्वायर करेगी अनलेस, जब तक वो लॉ ये ना बताए कि ये जो एरिया जो स्टेट एक्वायर करेगी इसके लिए एक कंपेंसेशन दे। और कंपेंसेशन कौन से रेट पे होगा? मार्केट वैल्यू के रेट पे। ठीक है, तो बेसिकली ये कहा गया है कि अगर एक पर्सन है, उसकी एक लैंड है, ठीक है, और वो लैंड वो सीलिंग लिमिट में है। ठीक है, सीलिंग लिमिट आप जानते हैं कि एक लिमिट होती है जहां तक कि आप अपनी प्रॉपर्टी रख सकते हैं। उस सीलिंग लिमिट में उस पर्सन के पास लैंड है, तो स्टेट जो है कोई भी लॉ ऐसा नहीं बना सकती कि उसे बिना कंपेंसेशन दिए उस लैंड को ले सके। स्टेट को पहले देना पड़ेगा कंपेंसेशन, कंपेंसेशन, और वो भी मार्केट वैल्यू पे।
ठीक है, उसके बाद ही एक्विजिशन कर सकते हैं। ठीक, नो कंपेंसेशन नो एक्विजिशन। अब इस तरीके से देखिए क्लॉज 2 क्या बताता है, स्टेट की डेफिनेशन। अभी तक आप सोच रहे होंगे कि स्टेट क्या है, तो देखिए स्टेट वही है जो कि लोकल एरिया में कई सारे इसके नाम हैं, जैसे कि जागीर हो गया, इनाम हो गया, मुआफी हो गया, ठीक है, रियोतवारी सेटलमेंट में लैंड हो गया। तो ये सब उतना जरूरी नहीं है, आप बस थोड़ा थोड़ा जान लीजिए। अब आते हैं आर्टिकल 31B, बात करता है सर्टेन एक्ट एंड रेगुलेशन के वैलिडेशन के बारे में, यानी उनको समर्थन देने के बारे में। तो ये कहता है विदाउट प्रेजुडिस टू द जनरलिटी ऑफ प्रोविजन कंटेन्ड इन आर्टिकल 31A। विदाउट प्रेजुडिस मतलब कि ये आर्टिकल 31A को अफेक्ट नहीं कर रहा है, यानी आर्टिकल 31A जैसा था वैसा रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं कि नन ऑफ द एक्ट एंड रेगुलेशन स्पेसिफाइड इन 9th शेड्यूल। 9th शेड्यूल में स्पेसिफाइड कोई भी एक्ट, रेगुलेशन या फिर प्रोविजन देयर ऑफ मतलब इन एक्ट और रेगुलेशन के प्रोविजंस। तो एक्ट हो गया, रेगुलेशन हो गया और उनके प्रोविजंस हो गए, जो कि कहाँ दिए गए हैं, 9th शेड्यूल में दिए गए हैं, वो सारे वॉइड नहीं होंगे। देखिए, नन ऑफ देम डीम टू बी वॉइड, या फिर कभी वॉइड बनेंगे, कभी नहीं बनेंगे। किस ग्राउंड पे? इस ग्राउंड पे कि वो इनकंसिस्टेंट है। किससे इनकंसिस्टेंट है? कोई भी राइट जो कि इस पार्ट के द्वारा दिया गया है, या उस राइट को वो ले रहे हैं, या फिर उसे अब्रिज कर दे रहे हैं। ठीक, इसका मतलब 9th शेड्यूल जो है, अगर उसमें कोई भी लॉ आ गया, तो 9th शेड्यूल एक ब्लैंकेट की तरह है। अगर उसके अंदर कोई भी लॉ आ गया तो उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। किस ग्राउंड पे? कि वो फंडामेंटल राइट को इन्फ्रिंज कर रही हो। ठीक है, तो ये हमने जान लिया कि कोई भी लॉ अगर 9th शेड्यूल में है तो आप उसको फंडामेंटल राइट के वायलेशन पे इन्फ्रिंज नहीं कर सकते। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है कि सुप्रीम कोर्ट का एक केस आया था IR कोहलो का। ठीक है, इस केस में ये कहा गया कि 24 अप्रैल 1973 ये डेट है जब केशव नंद भारती केस आया था। इसके बाद अगर कोई भी लॉ 9th शेड्यूल में आता है तो उसका जो जुडिशियल रिव्यू है वो किया जा सकता है। ठीक, तो ये केस आपको याद रख लेना चाहिए, IR कोहलो। ये डेट आपको याद रखनी चाहिए क्योंकि केशव नंद भारती केस का डेट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, आगे चलते हैं। फिर लिखा है कि नॉट विथ स्टैंडिंग। नॉट विथ स्टैंडिंग आपको बताया है कि इसका मतलब होता है कि होने के बावजूद, क्या होने के बावजूद? कोई भी जजमेंट, डिक्री, ऑर्डर किसी कोर्ट या ट्रिब्यूनल का टू द कंट्ररी, कंट्ररी मतलब उल्टा। तो अगर कोई कोर्ट या ट्रिब्यूनल का कोई जजमेंट है जो कि इससे उल्टा कहता है, फिर भी नॉट विथ स्टैंडिंग यानी उसके बावजूद भी जितने भी एक्ट, रेगुलेशन है, ठीक है, वो कंटिन्यू चलते रहेंगे। मान लीजिए कोई 9th शेड्यूल में एक्ट है और वो किसी फंडामेंटल राइट को आपको वायलेट कर रहा है। ठीक, और कोर्ट ने कहा है कि भाई फंडामेंटल राइट वायलेट नहीं होना चाहिए, फिर भी ये 9th शेड्यूल के लॉ कंटिन्यू होंगे। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, डेट 24 अप्रैल 1973। आगे चलते हैं, आर्टिकल नंबर 31C। 31C बात करता है कि कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल को इफेक्ट देने के लिए किसी लॉ बनाए गए हैं और उन लॉ के सेविंग्स के बारे में। 31C लाया गया 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। इसने कहा कि आर्टिकल 13 में कुछ भी लिखे होने के बावजूद, ठीक है, कोई भी लॉ जो कि किसी डायरेक्टिव प्रिंसिपल को सिक्योर कर रही है, ठीक है, जो पार्ट 4 में दिए गए हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल, उसको अगर सिक्योर कर रही है तो ऐसे लॉ को वॉइड नहीं कहा जाएगा, सिर्फ इस आधार पे कि वो आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 के इनकंसिस्टेंट, या फिर उसे ले आप टेक अवे कर लेते हैं, ले लेते हैं, या फिर उसे अब्रिज कर देते हैं यानी लिमिट कर देते हैं। तो ऑल और एनी ऑफ द प्रिंसिपल इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल, इसका मतलब ऑल DPSP से रिलेटेड जो भी लॉ बनेंगे वो आर्टिकल 14 और 19 के आधार पे वॉइड नहीं होंगे। ठीक,
तो ये तो रही इस आर्टिकल की भाषा, लेकिन इससे पहले ये जो शब्द ऑल है, ठीक है, ये जोड़ा गया हमारे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। ठीक है, उससे पहले क्या था? अर्लियर यहाँ पे था सिर्फ आर्टिकल 39B और आर्टिकल 39C। तो पहले यही दोनों थे जो कि आर्टिकल 14 और 19 के आधार पे वॉइड नहीं कहे जा सकते थे। फिर एक केस आया मिनर्वा मिल, तो उन्होंने इस जो 42nd अमेंडमेंट है इसका विरोध किया कि ये तो गलत है। तो केस में ये कहा गया कि ऑल डीपीएसपी नहीं होगा, ठीक, सिर्फ 39B और 39C होगा। तो इसका मतलब आज की जो प्रेजेंट सिचुएशन है वो ये है कि अगर कोई भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल 39B और 39C से रिलेटेड है और उससे रिलेटेड कोई लॉ बनता है तो वो वॉइड नहीं होगा। किस आधार पे? आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 के आधार पे। अब नेक्स्ट चलते हैं। ये कहता है कि नो लॉ कंटेनिंग डिक्लेरेशन दैट इट इज गिविंग effect to such policy shall be called in question in court on the ground that it does not give effect to policy। बेसिकली इसका कहना है कि अगर हमने कह दिया कि ये लॉ किसी एक डीपीएसपी को इफेक्ट करता है तो आप कोर्ट नहीं जा सकते। तो ये एक केस आपको पता ही है, केशवानंद भारती केस। इस केस में ये कह दिया गया कि जुडिशियल रिव्यू जो होता है वो हमारा बेसिक फीचर है। तो इतना जो प्रोविजन है ये सारा, इसे हमने अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार कर दिया है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रोवाइडेड यानी एक्सेप्शन। एक्सेप्शन ये बोलता है कि अगर कोई भी ऐसा लॉ है जो कि बनाया गया है स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा, तो ये आर्टिकल नहीं अप्लाई करेगा अनलेस, जब तक कि इस लॉ को प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए रखा ना गया हो और उनका एसेंट ना ले लिया गया हो। ठीक, अब आते हैं आर्टिकल नंबर 31D। ये बात करता था एंटी नेशनल एक्टिविटीज के से रिलेटेड लॉस का सेविंग। ये 43rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1977 से हटा दिया गया। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात इसके बारे में ये है कि ये जो लॉ है ये लाया कब गया? 42nd अमेंडमेंट में, और हटाया कब गया? 43rd अमेंडमेंट में। तो याद करना बड़ा आसान है। आर्टिकल नंबर 32 जो कि बात करता है रेमेडीज फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ राइट कन्फर्ड बाय दिस पार्ट, यानी पार्ट 3 फंडामेंटल राइट के लिए अगर आप इन्फोर्समेंट कराना चाहते हैं तो क्या रेमेडी है। तो देखिए, फंडामेंटल राइट जो आपको मिले हैं ये तब तक टूथलेस है जब तक इसे इन्फोर्स न कराया जाए। तो इसको जो टूथ देता है वो देता है आर्टिकल नंबर 32। इसीलिए बी आर अम्बेडकर ने इसे हार्ट एंड सोल कहा था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, ये कहता है कि अगर आपको सुप्रीम कोर्ट जाना है, ठीक है, क्यों? इस राइट के इन्फोर्समेंट के लिए, जो भी फंडामेंटल राइट है इस पार्ट के द्वारा दिए गए हैं, तो ये राइट आपको गारंटीड है। कैसे आप मूव करेंगे? अप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग कोई भी लाएंगे। ठीक, तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के पास कौन सी पावर है? सुप्रीम कोर्ट हैव पावर टू इशू डायरेक्शन या ऑर्डर या फिर रिट्स। रिट्स भी एक तरीके का ऑर्डर है। ठीक है, अब रिट्स कितने प्रकार की? हेबियस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, क्वो वारंटो और सर्शियोररी। जो भी अप्रोप्रिएट होगा उसे सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर कर सकता है राइट्स के इन्फोर्समेंट के लिए। तो पहला है हेबस कॉर्पस। हेबस कॉर्पस मतलब टू ब्रिंग बॉडी। अगर किसी को इलीगली डिटेन किया गया है तो आप हेबस कॉर्पस पिटीशन डाल सकते हैं। ठीक, दूसरा है मैंडमस। मैंडमस मतलब वी कमांड। अगर कोई पब्लिक ऑफिसर अपना काम नहीं कर रहा है तो मैंडमस रिट जारी किया जाता है। प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन मतलब स्टॉप करना। तो ये लोअर कोर्ट को इशू किया जाता है। कौन इशू करता है? हायर कोर्ट इशू करता है और उसे रोकता है कि अपनी अधिकार क्षेत्र यानी जुरिस्डिक्शन से आप बाहर काम मत करो। ठीक, क्वो वारंटो। क्वो वारंटो मतलब बाय व्हाट अथॉरिटी, यानी अगर कोई पब्लिक ऑफिस किसी ऐसे इंसान के द्वारा ऑक्युपाई है जो उसके वर्दी नहीं है, यानी उसने उसके बराबर की क्वालिफिकेशन नहीं है, तो आप क्वो वारंटो इशू करवा सकते हैं। नेक्स्ट सर्शियोरी। सर्शियोरी मतलब टू बी सर्टिफाइड, यानी इसमें हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को
एक रिट पास करती है और कहती है आपने अगर अपना अधिकारिता यानी जुरिस्डिक्शन को ज़्यादा एक्सरसाइज किया, अपने जुरिस्डिक्शन से बढ़ के काम किया है, तो उस चीज़ को आप रोकिए, साथ ही साथ आप वो केस हमारे यहाँ ट्रांसफ़र करिए। तो अब बात ये है कि ये जो सर्चियोरिटी है और ये जो प्रोहिबिशन है, ये दोनों एक जैसे मालूम होते हैं। दोनों में हायर कोर्ट, लोअर कोर्ट, हायर कोर्ट, लोअर कोर्ट है। लेकिन जो प्रोहिबिशन है, प्रोहिबिशन सिर्फ प्रिवेंटिव है, यानी वो रोक देता है कि भाई आप अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर मत जाइए। लेकिन ये जो सर्चियोरिटी है, ये प्रिवेंटिव तो है ही, एज वेल एज ये क्यूरेटिव है, यानी अगर कोई अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर गया है तो उसको उस चीज को सही करने का भी आदेश दिया जाएगा। नेक्स्ट क्लॉज देखिए, ये बोलता है कि विदाउट प्रिजुडिस टू द पावर कन्फर्ड ऑन सुप्रीम कोर्ट, यानी सुप्रीम कोर्ट पे जो भी पावर कन्फर की गई है उसके विदाउट प्रिजुडिस यानी उसको अफेक्ट किए बिना पार्लियामेंट कोई एक लॉ बना सकती है और किसी अन्य कोर्ट को इम्पावर कर सकती है, यानी उसे ये पावर दे सकती है कि वो अपने जुरिस्डिक्शन अधिकार क्षेत्र के लोकल लिमिट में, अधिकार क्षेत्र में ये जो सुप्रीम कोर्ट रिट इशू कर रही है ये खुद इशू करे। ठीक, तो सुप्रीम कोर्ट का अधिकार क्षेत्र पूरा भारत है, लेकिन लोकल कोर्ट का अधिकार क्षेत्र थोड़ा पर्टिकुलर एरिया होगा, तो उस एरिया में रिट इशू करें। अब देखिए चौथा बोलता है कि इस आर्टिकल के द्वारा जो भी अधिकार दिए गए हैं, राइट दिए गए हैं, उन्हें सस्पेंड नहीं किया जाएगा, यानी उन्हें लंबित नहीं किया जाएगा जब तक कि कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा ऐसा कहीं लिखा ना हो, एक्सेप्ट अदरवाइज प्रोवाइडेड। तो ऐसा कहाँ लिखा है? ऐसा लिखा है आर्टिकल 358, जिसमें लिखा है कि आर्टिकल 19 जब भी इमरजेंसी लगेगा, नेशनल इमरजेंसी, तो आर्टिकल 19 सस्पेंड हो जाएगा। इसी तरीके से आर्टिकल 359 कहता है कि जो प्रेसिडेंट है हमारे, वो हमारे फंडामेंटल राइट को सस्पेंड कर सकते हैं। सिर्फ कौन से राइट को नहीं सस्पेंड करेंगे? 20 और 21 में जो दिए गए हैं। तो जहां कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है वहां सस्पेंड हो सकता है, उसके अलावा सस्पेंड नहीं होगा। अब आ जाते हैं आर्टिकल नंबर 33। ये पार्लियामेंट के पावर के बारे में बताता है। कोई भी जो राइट, जो फंडामेंटल राइट इस पार्ट के द्वारा दिया गया है, उसे फोर्सेस पे कैसे अप्लाई होगा। तो पार्लियामेंट अपने लॉ के द्वारा ये बता सकता है कि ये जो फंडामेंटल राइट है वो फोर्सेस को कितना मिलेगा। यानी देखिए जो फोर्सेस है वो आम जनता से अलग है, क्योंकि वो देश की सुरक्षा में इन्वॉल्व है। तो अगर उन्हें सारे फंडामेंटल राइट दे दिए गए तो वो तो बहुत सारे सीक्रेट्स रिवील कर देंगे, तो इसीलिए उनको राइट को एक लिमिट किया जा सकता है पार्लियामेंट के द्वारा। अब ये कौन कौन फोर्सेस में इंक्लूड होगा? आर्म फोर्स के मेंबर, कोई ऐसा फोर्स जिसका काम मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर है उनके मेंबर, या कोई ऐसा पर्सन जो ब्यूरो में एम्प्लॉयड है ना, या फिर कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो इंटेलिजेंस का काम करता है, काउंटर इंटेलिजेंस का काम करता है, ठीक, या फिर कोई ऐसा पर्सन जो कि ऐसे टेलीकॉम सिस्टम में काम करता है जो कि फोर्स ब्यूरो ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत काम करती है। तो उनके राइट्स को रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, यानी लिमिट किया, एब्रोगेट भी कर दिया जा सकता है। एब्रोगेट मतलब पूरा पूरा खत्म। क्यों? ताकि उनकी जो ड्यूटीज है वो प्रॉपरली अच्छे से काम किया जाए, डिस्चार्ज किया जाए, और दूसरा उनके अंदर डिसिप्लिन रहे। नेक्स्ट चलते हैं आर्टिकल नंबर 34। ये बात करता है कि जो राइट्स हैं इस पार्ट के द्वारा दिए गए हैं, ठीक है, इस पार्ट के द्वारा कौन से राइट दिए गए हैं? फंडामेंटल राइट। इन पर रेस्ट्रिक्शंस, कब रेस्ट्रिक्शन? जब वाइल मार्शियल लॉ किसी फोर्स में है, किसी एरिया में, ठीक। तो नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग इन फोरगोइंग प्रोविजन ऑफ दिस पार्ट। फोरगोइंग प्रोविजन ऑफ दिस पार्ट मतलब इस पार्ट के ऊपर जितने भी दिए गए प्रोविजन हैं उसमें कुछ भी लिखे होने के बावजूद, नॉट विथ स्टैंडिंग, पार्लियामेंट कोई ऐसा लॉ बना सकती है जिसमें एक पर्सन है जो यूनियन या स्टेट के सर्विस में है, या कोई और पर्सन है जो कि ऐसा काम करता है जो कि रिलेटेड है मेंटेनेंस या रिस्टोरेशन ऑफ ऑर्डर से, तो उसको वो इंडेमनीफाई कर सकता है। इंडेमनीफाई मतलब कि उसको एक तरीके से क्षमा दे सकता है। मान लीजिए उसने आपका कोई फंडामेंटल राइट वायलेट किया तो उसको जो सजा है वो नहीं होगी, ठीक। और ये कौन से एरिया में? जहां मार्शल लॉ फोर्स में है। साथ ही साथ अगर
उस आदमी ने कोई सेंटेंस दिया है आपको या पनिशमेंट दी है या कोई फॉरफीचर कोई चीज जब्त कर लिया है जहाँ पे मार्शियल लॉ है, तो उस एक्ट को ये वैलिडेट कर देंगे, यानी अपनी तरफ से उसे अप्रूव कर सकते हैं। तो मार्शियल लॉ जहाँ लगा रहता है वहाँ आपके फंडामेंटल राइट को इन्फ्रिंज करने की ताकत दे सकता है हमारा पार्लियामेंट। नेक्स्ट आर्टिकल 35 कहता है कि इस पार्ट के प्रोविजन यानी फंडामेंटल राइट के प्रोविजन को अगर हमको इफेक्ट देना है यानी आधार देना है, तो उसके लिए कोई लेजिस्लेशन बनाने का अधिकार किसे है? तो ये बोल रहा है कि नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन, इस कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी लिखा हो लेकिन आर्टिकल 35 प्रिवेल करेगा, तो पार्लियामेंट के पास पावर होगी और स्टेट लेजिस्लेचर के पास पावर नहीं होगी कोई ऐसा लॉ बनाने के लिए जो कि रिलेटेड है आर्टिकल 16 क्लॉज 3 से। अब 16 क्लॉज 3 बात करता है रेसिडेंस की रिक्वायरमेंट की, ठीक है? तो इससे रिलेटेड अगर कोई लॉ है, या फिर आर्टिकल 32 क्लॉज 3 ये क्या बात करता है कि सुप्रीम कोर्ट वाली पावर किसी अदर कोर्ट को दे दी गई, ठीक है? आर्टिकल 33 34 अभी आपने ऊपर पढ़ा। तो ये सारे से रिलेटेड जो लॉज है वो कौन बनाएगा? सिर्फ पार्लियामेंट बनाएगी, स्टेट लेजिस्लेचर के पास पावर नहीं होगा। दूसरा, कोई ऐसा लॉ जिसमें पनिशमेंट बताई गई हो कोई ऐसी चीज के लिए जो कि ऑफेंस है इस पार्ट के अंदर, ठीक है? जैसे कि ऑफेंस है आर्टिकल नंबर 17 में, ठीक है, अनटचेबिलिटी के खिलाफ। आर्टिकल नंबर 23 बताता है एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ ऑफेंस, जैसे कि फोर्स लेबर एक्सेट्रा। क्लॉज बी कहता है कि कोई भी लॉ जो फोर्स में है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट से इमीडिएटली पहले किस मैटर से रिलेटेड, जो मैटर सब क्लॉज ए में और बी में दिया गया है, ठीक है, जो हमने ऊपर पढ़ा है, वो कोई भी अडेप्टेशन और मॉडिफिकेशन जो भी हेर फेर है उसके बाद आर्टिकल 372 के तहत वो फोर्स में कंटिन्यूड रहेगा, ठीक है, जब तक उसे अल्टर या रिपील न किया जाए। जैसे कि आर्टिकल 372 में एक आईपीसी आया था, ठीक, 1860 में। ये कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट से बहुत पहले था लेकिन फिर भी चल रहा है। लास्ट में अब जाके 2023 में इसे रिपील किया गया और अब आया है इसकी जगह पे बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता। सो फ्रेंड्स, हमने फंडामेंटल राइट के चैप्टर को पढ़ लिया है आर्टिकल नंबर 12 से 35।